आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात इतिहास के नए अध्याय की जो आज भारत के इतिहास में जुड़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने उनके घर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को गुलदस्ता भेंट किया, जीत की बधाई दी। पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर। जेपी नड्डा भी साथ में थे और घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है जीत की। और अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री बधाई देते हुए जीत की बधाई है। और जो वोट का आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे जीत की बधाई देने के लिए। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी और 15वीं राष्ट्रपति होंगी। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, तीसरे राउंड में 5,77,000 वोट इन्होंने हासिल किए और जीत दर्ज कर ली। यशवंत सिन्हा को 2,61,000 वोट मिले। तो ये पूरी तरीके से ये जो खाका है हम आपको बता रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री उनके घर पहुंचे, जबकि तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्राइबल को इतना सम्मान बीजेपी की तरफ से मिला। और पूरे देश में जहां जहां प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं वहां पर बस एक बात ही गूंज रही है कि एक संदेश है, खासकर महिला को राष्ट्रपति बनाना। इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति हुई हैं, लेकिन एक आदिवासी महिला को उस पद तक ले जाना उस सोच के साथ, ताकि और भी जो ट्राइबल्स हैं उनमें एक अनुभव हो इस बात का कि सबको मौका मिलता है, जो योग्य होता है, सम्मान से भी, योग्यता से भी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर भी बधाई दी। लिखा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी समृद्ध सेवा, उनकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। वो हमारे नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने बधाई दी है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उनका जो जीवन है शुरुआती संघर्ष है और जो संघर्ष था उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो इसका लबोलुआब है वो नागरिकों, गरीबों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं। और जो संदेश दिया जाना था, खासकर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने को लेकर जो एक मंशा थी, वो स्पष्ट थी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में और भी तेजी लाना और खासकर उन महिलाओं के प्रति ज्यादा सोचना है जो अभी भी जंगलों में हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और इस जीत के बाद बिहार, झारखंड समेत पूरे देश में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। पहले जश्न की तस्वीरें देखिए, फिर समझिए कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के मायने हैं क्या। पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े मांदर बज रहे हैं। सड़कों पर आतिशबाजी, और सावन में रंग गुलाल वाली होली। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न कुछ इस तरह पटना के बीजेपी कार्यालय में जोरदार तरीके से मनाया गया। आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ढोल नगाड़े के साथ। और खास तौर पर जश्न मनाया जा रहा है जीत का कि पहली बार देश में आदिवासी समाज से एक महिला आती हैं और वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसको लेकर के यह खुशी है। और इस खुशी के माहौल में देखिए जो ढोल नगाड़े के साथ जो इस आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ढोल नगाड़ा बजाकर खुशी का इजहार किया और द्रौपदी मुर्मू की जीत को ऐतिहासिक बताया। पूरे देश के लिए एक उल्लास का अवसर है जो जनजातीय समाज से भी महिला उम्मीदवार
आज वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका जीतना सुनिश्चित है, जीत हो चुकी है। और यह हमारे देश के लिए एक बड़ा अवसर है कि समाज का ऐसा वर्ग जो कभी हाशिए पर हुआ करता था राजनीतिक क्षेत्र में, उसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेताओं ने उन्हें राष्ट्रपति पद के रूप में उन्हें उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आज हम लोग का खुशी का मौका है। आज हमारी महिला जो कि सबसे पीछे की महिला बैठी हुई राष्ट्रपति बनी है, हम सभी लोग खुश हैं। पटना ही नहीं, पूर्णिया में भी जोरदार जश्न देखने को मिला। बनमनखी में आदिवासी समाज के लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर हजारों आदिवासी पारंपरिक परिधान और पारंपरिक हथियारों के साथ द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथ में लेकर ढोल नगाड़े की थाप पर खूब झूमे। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि बनमनखी के जो आदिवासी समुदाय है उसमें काफी उत्साह की लहर है। ये पूरे जुलूस के साथ, ढोल नगाड़े के साथ बाजार में जुलूस निकाले हुए। इधर नवादा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रजातंत्र चौक पर जमकर आतिशबाजी की। और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। अब चलिए द्रौपदी मुर्मू की जीत के मायने को समझिए। द्रौपदी मुर्मू की जीत से बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी के बढ़ते महत्व का नतीजा है ये जीत। यूपीए के घटते कद का परिणाम इस जीत को उस तौर पर भी देखा जा रहा है। पहली बार देश में आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी। इतिहास है ये। द्रौपदी मुर्मू देश के प्रथम नागरिक के पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के जरिए यह मैसेज दिया है कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी वो हितैषी है, उनके बारे में सोच रखती है। पीएम मोदी वंचित तबके के लिए काम करते हैं। मुख्य धारा से कट चुके समाज को हिस्सेदारी भी बीजेपी देती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भवन भेजा था। नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था। अब एक बार फिर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो जाहिर है कि पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो देश के संवैधानिक इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने वाली देश की पहली नागरिक बन चुकी हैं और बेहद सौम्य स्वभाव और सरल जीवन जीने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए आज देश के प्रथम नागरिक तक का सफर तय किया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम देश के संवैधानिक इतिहास में भी दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक बना है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू था। दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। श्यामचरण मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू का विवाह हुआ। इनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और पति तीनों की अलग अलग समय में अकाल मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित पुत्री विवाहित हैं और भुवनेश्वर में रहती है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था।
उन्होंने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वे सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से साल 2000 और 2009 में बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुनाव जीती और विधायक बनी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल पद पर रहीं। 21 जून 2022 की देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तब वो नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर ओडिशा के रायरंगपुर स्थित अपने घर पर थीं। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, देश की प्रथम नागरिक। तभी ओडिशा के उनके गांव में उत्साह का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि गांव की बेटी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन जो होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात करेंगे सवाल पर बवाल की। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ और करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो लाल थे और देश भर में बवाल था। कहीं आग लगी थी, कहीं सड़क को जाम किया गया। पटना में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनिया से सवाल तो देश भर में कांग्रेसियों का बवाल। ये नजारा है पटना का, जहां सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने पर कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा। कारगिल चौक से विरोध मार्च शुरू हुआ, जो ईडी ऑफिस तक पहुंचा। यहां पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना के ईडी ऑफिस के मेन गेट पर ताला तक जड़ दिया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ ताला जड़ दिया है। बाहर में ये ताला जो है वो इनके द्वारा जड़ा गया है, जहाँ पे सीधे तौर पे कांग्रेस के नेता जो है वो ताला यहाँ पे जड़ा है और कहीं न कहीं जो कानून है उसको अपने हाथ में ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे खुलेआम तरह कह सकते हैं कि उपद्रव जो है वो इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ मचाया गया है। तो यहाँ पे ईडी का जो कार्यालय है, यहाँ देख सकते हैं कि आकर के इन्होंने अपना झंडा टांग दिया और यहाँ पे ताला जो है वो जड़ दिया है। अरुण जी लगातार लोगों को समझा रहे हैं, गांधी मैदान के एसएचओ हैं, लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ ईडी दफ्तर में ताला जड़ा, बल्कि ईडी कार्यालय पर लगे बोर्ड पर कालिक भी पोती। तस्वीरें गवाह हैं। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेसियों का ये विरोध प्रदर्शन बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की अगुवाई में हो रहा था। सोनिया से सवालों पर पार्टी नेता इतने सुलगे हुए थे कि उन्होंने सरकार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिया। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जो महान महिषी महिलाओं का, भारत के नारी का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का मूर्ति है, जिन्होंने यूपीए 1 और 2 का सरकार बनाया, प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, आज उनको ईडी बुलाया है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है। एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है? एजेंसी तो मोदी का कठपुतली है, उसको मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। ये प्रदर्शन एक बात का लिए नहीं है, यह देश जो गुलामी के जंजीर में फंसते जा रहा है उसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन है। ये बात ठीक है, आज के इशू में हमारे नेता सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया है, उस विरोध में ये लोग जमा हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने गुरुवार को सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए
25 जुलाई को बुलाया गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए कि जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है, दरअसल वो मामला है क्या? पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा है। नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले का अखबार रहा है और अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एजीएल कंपनी के पास था। अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। 1962-63 में एजीएल को कुछ एकड़ जमीन आवंटित की गई। साल 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। प्रकाशन बंद करने के पीछे वजह बताई गई कि कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है। 2011 में कंपनी की होल्डिंग YIL को ट्रांसफर कर दी गई और YIL साल 2010 में शुरू हुई, जब राहुल कंपनी के डायरेक्टर थे। कंपनी के 38% शेयर राहुल और सोनिया के नाम पर थे। 38%। 24% शेयर होल्डर में अन्य कांग्रेस के नेता थे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई थी और उस पर आज तक बात चल रही है। ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। अब बात बाहुबली की सजा और आपत्तिजनक बयान की करते हैं तो बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट ने एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई। 30 दिन के भीतर अनंत को दूसरी बार 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्होंने जज पर ही सवाल खड़ा कर दिया, विवादित बयान दिया है। बाहुबली अनंत सिंह को एक और सजा। पहले AK-47, अब इंसास केस में 10 साल की सजा। 30 दिनों में दूसरी सजा से बौखलाए अनंत सिंह। सजा के ऐलान पर जज पर आपत्तिजनक बयान। इक्कीस जून को AK-47 केस में 10 साल की सजा के ऐलान के बाद जिस अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई, वो अब 21 जुलाई की तारीख भी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि AK-47 केस में सजा के ठीक 30 दिन बाद पटना की उसी MP MLA अदालत ने उन्हें सरकारी आवास में इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट के रखने के मामले में 10 साल की सजा सुना दी। सजा के ऐलान के बाद कोर्ट से बाहर निकले अनंत सिंह ने न सिर्फ फैसले पर सवाल उठाए, बल्कि जज को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे डाला। 10 साल की सजा हुई है आपको? हाँ, हुआ है। आगे क्या अपील करेंगे इस मामले में? जरूर करेंगे। क्या लगता है कि जानबूझकर फंसाया गया आपको? जब कह रहे हैं कि सरकार का जज है, ये नहीं था। हाँ। इसका नाम था। हाँ। आपको कोर्ट पर न्याय पर भरोसा है। हाँ। सगरो न्यायालय है। हाँ। न्यायालय भरोसा में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। अनंत सिंह को अब जिस इंसास केस में सजा हुई है, वो मामला साल 2015 का है। तब बाढ़ में पुटूस यादव नाम के एक शख्स की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ बताया गया था और जब पुलिस ने उनके पटना स्थित सरकारी आवास की तलाशी ली थी तो वहां से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था। लेकिन अनंत सिंह के वकील अब भी इसे गलत बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील की बात कह रहे हैं। वही हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएंगे अपील में। क्या क्या सजा क्या हुई है? सजा 10 साल की सजा दी गई है। आर्मसेट का ये मुकदमा था। वह जांच में गया, वो बुलेट प्रूफ जैकेट था कि हार्डबोर्ड का था कि प्लास्टिक का था, कोई रिपोर्ट उसका नहीं आया पूरे ट्रायल में। तो आप लोग ऊपर फिर निश्चित हम लोग अपील में जाएंगे। अनंत सिंह का साफ कहना है कि उन्हें फंसाया गया है और वो इसके खिलाफ अपील करेंगे आगे की अदालत में। उनके वकील का भी कहना था कि जो मामला है उस मामले के खिलाफ चिट्ठी मिलते ही वो आगे के कोर्ट में अपील करेंगे और कहीं ना कहीं इन सब मामलों के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। न्यूज 18 से पटना के लिए धर्मेंद्र कुमार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।